नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का उपबंध के बारे में तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी शुरू करते हैं कि अब क्या होता है। तो आर्टिकल 32 देखो, संवैधानिक उपचारों का उपबंध का मतलब है कि हमें किस प्रकार से संरक्षण देता है, सब मौलिक अधिकारों के तहत हमें क्या सुरक्षा मिलती है, किस प्रकार से स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, धर्म की हो, चाहे घूमने की हो, चाहे विभक्ति की हो, चाहे समता का अधिकार हो, कोई भी हो। तो ये सारे अगर आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बस यही है। तो आर्टिकल 32 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। क्या करता है? हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। हमारी मतलब सिंपल भाषा में समझो कि जो भी चीज है, मतलब मान लीजिए कि मतलब कोई राज्य हमारे ऊपर मनमानी ना कर पाए, या कोई अगर हमारे साथ गलत करना चाहता है तो हमारे क्या है कि मौलिक अधिकार है। प्रशासन अगर हमारे साथ कोई गलत करना चाहता है तो हमारे मौलिक अधिकार है। गलत तरीके से कार्रवाई करना चाहता है तो हमें संरक्षण प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों को बंद। ध्यान रखना, अगला पॉइंट है कि संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है? ये कहा है बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है कि अगर ये ना हो तो इसके बिना कल्पना अधूरी है संविधान की। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। आगे हम बात करते हैं कितने प्रकार से संरक्षण मिलता है, कितने प्रकार से रिटें वगैरह जारी की जाती हैं। तो आर्टिकल 32 तो है आपका सुप्रीम कोर्ट के तहत आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? 226 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 226 अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, रिटें क्या होती हैं? रिट्स। तो रिट्स क्या होती हैं? रिट्स का मतलब है कि आप रिट्स कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट क्या करता है कि रिट जारी करता है। ठीक है, जवाब तलब करता है, कि जवाब मांगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो रिट्स, ध्यान रखना कि न्याय का झरना। तो रिट्स को न्याय का झरना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पॉइंट पूछ लेते हैं कि बताइए न्याय का झरना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिट्स को। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या है? ध्यान रखो, मौलिक अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या है, थोड़ा सा जल्दी से पॉइंट में समझ लेंगे कि मूल और कानूनी। मूल हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा आता है। किसके मामले में? मौलिक अधिकार के मामले में। ये मूल और कानूनी दोनों तरीके से देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की बात करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये व्यक्ति को, अगर व्यक्ति कुछ आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इसके तहत, या सरकार या दूसरा राज्य, तो ये तीनों चीजें देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या है कि व्यक्ति और सरकार को ही केवल देखता है। और हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है वो क्या है? दूसरे राज्य तक का भी है, वो दूसरे राज्य को भी तलब कर सकता है, दूसरे राज्य के व्यक्ति को भी देख सकता है। आगे है, इसका उपचार जो होता है विवेकानुसार होता है। हाई कोर्ट का जो उपचार होता है मौलिक अधिकारों को लेकर वो क्या होता है? विवेकाधिकार के तहत होता है। लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि इसका उपचार मौलिक अधिकार को तहत ही होता है। तो ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बस इनको थोड़ा सा देख लेना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है वो किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। आगे हम बात करते हैं रिटें कितने प्रकार की होती है। तो रिटें 5 प्रकार से होती है। एग्जाम में बहुत पूछा था है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो, पहली रिट क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ आपको मतलब क्या होता है कि आपको बिना कोई सुनवाई, बिना किसी चीज के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत करो मेरे सामने। ठीक है, मतलब हिरासत के खिलाफ होता है ये। अगर आपको गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, किसी तरीके से लिया गया है, तो आप कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट क्या करता है कि रिट जारी करता है, कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट दे देंगे, वो क्वेश्चन बना देंगे कि इसमें कौन सी रिट जारी होती है। ठीक है, या ये रिट किससे संबंधित होती है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी कर सकती है और व्यक्ति के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इस रिट को जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, गलत होने का मतलब है अगर प्रशासनिक तरीके से गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें अगर आपको कैद कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, तो फिर कोर्ट ये समन करता है कि बताइए कि हिरासत में क्यों लिया गया है, कारण बताइए। तो कारण बताना पड़ता है। तो इसलिए आप मतलब बॉडी को हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट बस यही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है इसमें। अगर मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपने रिपोर्ट लिखाई जाके और रिपोर्ट आपकी नहीं लिखी गई, तो आप कोर्ट चले गए। अब कोर्ट ने आदेश जारी किया, तो परमादेश के तहत कि कोर्ट ने आदेश जारी किया उस अधिकारी को, ठीक है, सरकारी कर्मचारी को, कि आपका जो ड्यूटी है, आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई, आपने ड्यूटी बढ़िया तरीके से नहीं निभाई, आपका काम है अगले की रिपोर्ट लिखना। तो मान लीजिए एक्स पर्सन जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, तो कोर्ट जाता है, तो कोर्ट वो आदेश जारी करेगा, कौन सा? परमादेश, कि आपको जिस कार्य के लिए बनाया गया है आप वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जवाब तलब करेगा कोर्ट। तो ध्यान रखना इस चीज को कि फिर कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि आप सरकारी कार्य में मतलब आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपको जो करने के लिए पद पे बैठाया गया है।
अच्छा, ये जारी नहीं किया जा सकता है व्यक्ति गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि गैर संवैधानिक विभाग है उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं होती। कोर्ट गैर संवैधानिक विभाग के बारे में नहीं रिट जारी करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के अपने अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं तो इनके खिलाफ जारी नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, उसको हिरासत में क्यों लिया गया, करना बताओ भाई साहब। और परमादेश का मतलब है कि सार्वजनिक जो अधिकारी है, सार्वजनिक अधिकारी है, वो क्या कर रहा है कि आपके जो जिस काम के लिए बनाया गया वो काम नहीं कर रहा है, तो आप जा सकते हैं कोर्ट। तो कोर्ट जवाब तलब करेगा कि आपको जिस काम के लिए बैठाया गया वो काम नहीं कर रहे हैं आप, तो जल्दी से बताओ क्यों नहीं कर रहे हो भाई, जवाब तलब करो। तो वो अपना जवाब देगा उसको जाके। तो 2 रिट हमें जान ली। अब प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। सॉरी, तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अब रोकने में क्या है कि उच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों को ये कार्य करने से रोकते हैं। मतलब अगर प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, मान लीजिए कोई फैसला सुनाया जा रहा है, कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो उस फैसले को सेव कर लेना, रोक देना, ये किसका काम होता है, उच्च न्यायालय का अधीनस्थ। जैसे हाई कोर्ट अगर कोई मामला में फैसला सुनाने जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसको प्रतिषेध कर सकता है, प्रोहिबिशन लगा सकता है कि अब रुक जाओ, इसकी थोड़ी सी जांच करके देखते हैं। या जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आप क्या हाई कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो ये न्यायालय जो न्यायालय होते हैं अधीनस्थ न्यायालयों को रोक के कार्य करने के लिए यह रिट केवल न्याय और अर्धन्यायिक क्षेत्रों के प्राधिकरणों को के लिए ही जारी होती है। ध्यान रखना, जो प्रतिष्ठित रिट है ये जो है वो न्यायिक और अर्धन्यायिक जो आपके प्राधिकरण है उनके लिए ही केवल जारी होती है। तो 3 हमने पढ़ ली, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हमारे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, हिरासत के खिलाफ है ये। परमादेश का मतलब है हम कोर्ट बोलता है कि हम आदेश देते हैं कि आप जिस काम के लिए बनाए गए वो काम आप क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया परमादेश। प्रतिषेध का मतलब होता है जो अपर कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट्स को क्या करते हैं, काम करने से तो रोकते हैं कि अभी इसको रुको, थोड़ा न्यायिक समीक्षा करना है। ठीक है, या कुछ भी करना है, देखना है। तो ये न्यायिक और अर्धन्यायिक क्षेत्र प्राधिकरणों के लिए जारी होती है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना या सूचित करना। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को सूचना देना। तो इसमें ये होता है, देखो उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि जो न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय है उच्च न्यायालय को सूचना देते हैं चीजों को लेकर, और वो न्याय क्षेत्र मतलब केसेस को लेकर भी सूचना देते हैं कि कौन सा केस कैसे चल रहा है। तो उच्च न्यायालय जो है वो सबऑर्डिनेट जो न्यायालय हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनसे सूचना वगैरह मांगते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि प्रतिषेध और आपका उत्प्रेषण ये कोर्ट के में ही यूज होते हैं। कोर्ट क्या करते हैं, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को लेकर ही चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रमाणित करना या सूचित करना। ठीक है, कि किस आधार पर आपने ये फैसला सुनाया है, या जो केस वगैरह है, केस दो चीजें होती हैं कि आपने किस आधार पर ये फैसला सुनाया है, ये हमें प्रमाणित कीजिए, उच्च कोर्ट लोअर कोर्ट से पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है कि सूचना देते हैं केसों के बारे में। और एक चीज में और ज्यादा यूज होता है इसका कि अगर केस ज्यादा है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट में केस बहुत ज्यादा है, तो केस बहुत ज्यादा है तो उससे ट्रांसफर के लिए सूचना ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट कैसे ले सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो ये है आपका उत्प्रेषण कि प्रमाणित करो या सूचित करो कि आपने किस आधार पर फैसला सुना दिया। एक तो वो पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप हमें तो अगर एक्स्ट्रा केसेस हैं तो हमें ट्रांसफर कर दो, तो ये सूचना देना हो गया। ठीक है, तो 4 रिटें हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली, शॉर्ट में पढ़ ली, एग्जाम में बहुत पूछाती है। लास्ट बचती है अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करना, कि आपको किसने ये अधिकार दिया, आपको मतलब किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से जो भी सारे मामले आते हैं वो कोर्ट कौन से रेडी जारी करता है, अधिकार परीक्षा। तो आप अधिकार पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये काम किया है। सार्वजनिक जो प्राधिकरण होते हैं और सार्वजनिक जो लोक कार्यालय व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ ही जारी की जाती है। कोर्ट जारी करता है कि किस आधार पर आपको किसने ये अधिकार दिया है, अनाधिकार, जैसे कोई किसी व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती आप क्या नहीं कर सकते हैं, अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि जो व्यक्ति है उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये 5 रिटें हो गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, परमादेश भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो हमने इस प्रकार से पूरी संवैधानिक उपचारों को अपन पढ़ लिया। आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत, और आर्टिकल 226 इसमें हाई कोर्ट के तहत। तो इसको ध्यान रखो, लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार रिवीजन करते रहो। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, पूरी जीएस जल्दी खत्म करेंगे। डेली केवल 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, पूरी जीएस हमें खत्म करना है। और बी हेल्दी, बी सेफ, बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल रखो। एग्जाम्स आने वाले हैं पास में, तैयारी बहुत तगड़ी करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।